हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब। यथार्थ क्लासेस आपके अपने परिवार पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की बात करूंगा, जिसमें बिगिनर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट कि सर मार्क्स कैसे लाएं। बट मार्क्स लाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना इम्पोर्टेंट इंग्लिश को समझना होता है। बेसिकली इंग्लिश को आप समझ सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे कोई ये दावा करने वाला नहीं हूँ कि आप मुझसे पढ़ोगे तो आपका इतना मार्क्स आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत कुछ कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। मार्क्स लाने के लिए सबसे पहले तो कॉन्सेप्चुअल आपको इंग्लिश को समझना होता है। सबसे पहला मिथ जो मार्केट में चल रहा है इज दैट, डिस्क्लेमर जो ये है कि तुम पढ़ो या ना पढ़ो। ठीक है, मैं आपसे ये नहीं बोलने वाला हूँ कि आप मुझसे पढ़ो या ना पढ़ो आपका मार्क्स आएगा, रिजल्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा, मन से पढ़ना पड़ेगा, मेहनत से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एसएससी का खेल एक मजाक नहीं है। एसएससी एक ऐसा गेम है जिसमें आपको कंसिस्टेंसी की नीड होती है। दूसरा पॉइंट है आपके पास जो ये कि बस एक पीडीएफ दे रहा हूँ, इस पीडीएफ को कंप्लीट कर लो, कंप्लीट बुक है, आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। नहीं, जब तक आप कॉन्सेप्ट को पूरी तरह समझेंगे नहीं, आपका मार्क्स नहीं आ सकता। कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, क्या उसके पीछे कंक्लूजन्स हो सकते हैं, कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये चीजों को जानना बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट इज दैट, तेरे अंदर में एक इंस्पेक्टर छुपा है, सबसे बड़ा में। ठीक है, आपको टीचर देखते ही बोलता है तुम तो इंस्पेक्टर बन सकते हो, तुम तो ये कर सकते हो, तुम वो अचीव कर सकते हो, तुम्हारा गोल ये है, इसे परसू करो, उसे परसू करो। ये सारी चीजें नहीं होंगी। सिंपल सी बात है कि ये बातें बिल्कुल मिथ है। मैंने उन बच्चों को भी देखा है जो बिलो एवरेज थे, उनको इंस्पेक्टर बनते देखा है। मैंने उन बच्चों को देखा है जो जिनका मार्क्स, जिनका एकेडमिक काफी अच्छा था, बट उनका रिजल्ट नहीं हुआ। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि तुम्हारे अंदर एक इंस्पेक्टर छुपा है। इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। नेक्स्ट, अब सुनिएगा ध्यान से। अब शुरू कर रहे हैं कम्पिटेटिव एग्जाम्स के ब्रेकडाउन को तोड़ना शुरू करते हैं, एक एक चीजों को समझना शुरू करते हैं। सर कंप्लीट इंग्लिश ब्रेकडाउन क्या है ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए? सर इसको जब आप तोड़ते हैं, बेसिकली इसको जब समझने की कोशिश करते हैं, तो आपके पास बहुत सारी चीज आते हैं। मार्केट में एक चीज और भी आता है जिसे न्यूरो साइंस के नाम से जाना जाता है। इस फील्ड में, एसएससी की फील्ड में, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, लाखों की मात्रा में बच्चे हैं। आप जानते हैं कि हर साल एसएससी में लगभग 35 लाख के अप्रॉक्स फॉर्म गिर रहे हैं। 28-30 लाख 35 लाख फॉर्म्स गिर जाते हैं, और हर साल सिलेक्शन मात्र हजारों बच्चों का होता है। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, लगभग 400 या 500 बच्चों पर एक बच्चा सिलेक्ट हो रहा है। तो सिलेक्ट होने वाले बच्चे एक हैं, संख्या 500 है, 500 पर एक का सिलेक्शन हो रहा है। तो न्यूरो साइंस ये बोलता है कि सर सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम, बहुत कम है। पर क्या सिलेक्शन हो रहे या नहीं हो रहे? सिलेक्शन हो भी रहे हैं, लोग सिलेक्शन ले भी रहे हैं। बस दिक्कत ये है कि बच्चे किस रास्ते पर जा रहे हैं। मार्केट में एक न्यूरो साइंस ये भी चल रहा है कि मोटिवेशन चल रहा है, ठीक है, सिंपैथी चल रहा है। जो नए नए बच्चे आते हैं, सिंपैथी को गेन करने के लिए बच्चे देखते हैं कि सिंपैथी मिल रहा है, चलो ज्वाइन कर लेते हैं। नहीं, सिंपैथी से आपके रिजल्ट नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यहीं पर देखते हैं की फीचर्स क्या है, हमें क्या क्या पढ़ने होते हैं। तो सर हमें ग्रामर पढ़ना था। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और भी है ना, न्यूरो साइंस में समझिएगा ध्यान से। जब तक आप ग्रामर को या फिर इंग्लिश को प्रॉपर तरीके से नहीं समझते हैं, आपका रिजल्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, बहुत कहीं पर ऐसा लिखा है कि 120 रूल्स या 100 रूल्स है आपके पास, और इसे पढ़ लोगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। नहीं सर, 120 रूल्स और 100 रूल्स में ऐसा कुछ नहीं होता। इसके कंसिक्वेंसेस भी होते हैं। ठीक है, आप 120 रूल्स पढ़ के कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। जहां पर इंग्लिश का एक बहुत बड़ा वेटेज है, आई होप कि सबसे बड़ा वेटेज इंग्लिश का ही है। 45 क्वेश्चन है, यानी कि 135 मार्क्स है। और 135 मार्क्स को आप सोच रहे हैं कि आप बेसिक 120 रूल्स पढ़कर कंप्लीट कर लेंगे, ये कहना गलत है। 120 रूल्स को देखना ही नहीं, 120 रूल्स को समझना भी, और कैसे आगे कंप्लीट किया जाए, इसे परसू किया जाए, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 120 रूल्स सिर्फ रट लेने से आपका रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सर की फीचर्स क्या है, क्या क्या पढ़ना होता है? सर सबसे पहले आपको ग्रामर को प्रॉपर तरीके से समझना होता है। अब ग्रामर दो तरीके से पढ़ा जाता है। एक तो या आप रट लो कि ये होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि अगर मान लीजिए आपके पास वन आया, वन के बाद ऑफ आया, ऑफ के बाद आप सभी जानते हैं फेमस रूल है प्लूरल काउंटेबल नाउन, और उसके बाद सिंगुलर वर्ब। या फिर बोल सकते हैं मैनी आया, मैनी के बाद ए या एन आया, ए या एन प्लस
सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लस सिंगुलर वर्ब। तो सर सिर्फ रूल को रट लेना ही आपका नहीं होता, रूल को रटने के साथ साथ आपको आपने रट लिया कि वन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, वन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, वन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल वर्ब प्लस सिंगुलर वर्ब। भाई ये समझना जरूरी नहीं होता, आपको ये भी समझना होता है ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है। आपको ये जानना, बेसिकली आप जानते भी होंगे, हम आगे इसके बारे में और भी बातें करेंगे कि सर अगर ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट या तो वर्ब के बाद आता है सर, और या तो ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के बाद आता है। तो ये प्रीपोजिशन है सर, प्रीपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट बना सर, ये मेरा सब्जेक्ट है और उसके अकॉर्डिंग वर्ब ली, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब आने वाला सिंगुलर होना चाहिए। सब्जेक्ट मेरा कैसा है, सिंगुलर है, तो आने वाला वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो एक पॉपुलर रूल है ये ग्रामर का, जो बार बार एसएससी में पूछा गया है इस रूल को। तो बेसिकली हमें ग्रामर को पढ़ना नहीं है, ग्रामर को रटना नहीं है, ग्रामर को कॉन्सेप्चुअली समझना है कि ग्रामर होता क्या है। सर ग्रामर का यूज कैसे करते हैं कि आप एसएससी में जब जाएंगे तो ग्रामर को आप अगर देखना चाह रहे हैं तो ग्रामर के क्वेश्चन से आपको ऐसे एज इट इज 13 नजर आते हैं जिसमें नरेशन वॉइस वगैरह नजर आते हैं, लेकिन ग्रामर के रूल्स के साथ साथ आपको क्लोज टेस्ट में भी एक या दो क्वेश्चन मिनिमम ऐसा मिलेगा जो ग्रामर से रिलेटेड होगा, जिसमें आप ग्रामर का यूज करके बना सकते हैं। तो ग्रामर इज इंपॉर्टेंट। फिर आप वोकेबलरी समझेंगे, क्योंकि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, ये एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप वोकेबलरी को समझ पाए। आपके पास अगर शब्द नहीं होंगे देन आप क्या कर पाएंगे, ग्रामर या फिर इसका यूज नहीं कर पाएंगे। ग्रामर वोकेबलरी को मैं बताऊंगा, जैसे कि दो दो तीन चीजें होती है, आप समझ लो। एक वर्ड है मैन, MAN, ठीक है। एक वर्ड है मेल, ठीक है, या फिर एक वर्ड है मिस, ठीक है, मिस, MIS। तो ये वर्ड आप रूट से समझ सकते हैं ना, रूट वर्ड समझते हैं जिसको सफिक्स और प्रीफिक्स के नाम से हम जानेंगे। तो इसमें या तो सफिक्स होगा या तो प्रीफिक्स होगा, सफिक्स प्रीफिक्स होगा, या फिर रूट समझेंगे कि किसके पहले लगकर क्या होता है, कौन सा वर्ड। जैसे एक वर्ड आ गया बर्स, ठीक है, BURS, मैं वोकेबलरीज को भी एक एक करके तोड़ने की कोशिश करूंगा और टूटेगा, सारा वोकेब टूटता है, हर एक वर्ड के नेमोनिक्स होते हैं, कौन कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, हर एक वर्ड का डिफरेंट यूजेस कहाँ कहाँ किया जाता है, इन सब बातों को हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेल, मेल, मिस, बर्स का मतलब क्या होता है सर, ठीक है, मेलो का अर्थ क्या होता है, ठीक है, डोल का अर्थ क्या होता है सर। तो वोकेबलरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो पूरे ग्रामर का है, ठीक है। वोकेबलरी के बाद हम कंप्रिहेंशन को देखते हैं। व्हाट इज कंप्रिहेंशन? कंप्रिहेंशन कंप्रिहेंड वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। सर कंप्रिहेंशन का कैसे बनाए, कंप्रिहेंशन की बात की जाए तो डेली लर्निंग प्लान क्या होना चाहिए सर, मॉक टेस्ट लगाना है, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एक स्पेशल गिफ्ट क्या है आपके लिए, ठीक है। अब जब बात कंप्रिहेंशन की आई, छोड़ो पहले समझो यहाँ पर कंप्रिहेंशन, जब बात कंप्रिहेंशन की आई तो कंप्रिहेंशन में अब बच्चे बोलते हैं सर क्या पढ़े, द हिंदू उठा ले सर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, क्या उठा ले सर। बच्चे सिंपल सी बात है, कंप्रिहेंशन में वही पढ़ो जो आपके एग्जाम में आ रहा है। पर सर पता कैसे चले कंप्रिहेंशन में आ क्या रहा है? फिर बोलेंगे बच्चे कंप्रिहेंशन में वही पढ़ो जो समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको 9-10 का एग्जाम नहीं देना, आपको एग्जाम देना है कंपटीशन का। तो वो एक बुक उठा लिए या एक पेपर उठा लिए, हम पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, नॉट अ वे ऑफ लर्निंग, ठीक है। आपको अगर सीखना है देन आपको प्रॉपर तरीके से रीडिंग करना होगा, और रीडिंग कैसा, रीडिंग एक ऐसे टाइप से करना होगा जो आपको प्रॉपर रिजल्ट दे। अब सर रिजल्ट कैसे देना, कौन सा रीडिंग करे, कहाँ से करे सर? तो इसकी बेसिक से 3-4 सोर्सेस आते हैं जो आपको पढ़ना है। पहले तो आपको बेसिक सोर्स पढ़ना है, क्योंकि जो भी बिगिनर हो उसको बेसिक सोर्स बहुत ज्यादा उसके लिए मैंडेटरी हो जाता है। लाइक आप चंपक पढ़ लो, ठीक है, चंपक के बुक्स को पढ़ लो आप। लाइक आप क्लास 6-7 के बुक्स को रीड करो। सिर्फ रीड ही नहीं करना है कि ये मैंने रीड किया, ये रीड कर लिया, ये रीड कर लिया, ये रीड कर लिया, देन सिर्फ रीड नहीं करना है। रीड करने के साथ साथ आपको कंप्रीहेंड भी करना है, अंडरस्टैंड भी करना है। सर थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको एक चीजों को समझने में, बट आप जब कंप्रीहेंड करने लगोगे, चीजों को सीखने लगोगे एक एक करके, देन मजा आने लगेगा, ठीक है। उसके बाद डेरिंग लर्निंग प्लान की आपने क्या सीखा, मॉक टेस्ट क्या है, स्पेशल गिफ्ट क्या है, ठीक है। आगे जब बढ़ते हैं तो कवर फंडामेंटल, ठीक है। सबसे पहले तो हमें फंडामेंटल देखना पड़ता है कि बेसिक्स क्या है। अगर आप बेसिक्स ऑफ इंग्लिश को समझ जाते हो देन आप 60% काम तो यहीं कंप्लीट कर दिए, ठीक है। बेसिक्स समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर मैं बोलूं एक वर्ड आपको बोल दूं कि वर्ड, ठीक है, वर्ड, आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, ऑब्जेक्ट पढ़ते हो, ठीक है, सब्जेक्ट पढ़ते हो, ऑब्जेक्ट पढ़ते हो, इस वर्ड का अर्थ क्या है?
अगर मैं पूछूं आपसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आप बोलोगे सर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हम बोले नहीं नहीं, मैं नहीं पूछ रहा हूँ कि आपसे काइंड्स क्या है, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, ये बताओ। तो आप बोल रहे सर फिर से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। मैं बोला नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। वो शंकर भगवान वाली कहानी थी ना सर, कि हनुमान जी से पूछा गया कि तुम कौन हो, बोले मैं हनुमान हूँ। मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो, मैं अंजनी का पुत्र हूँ। मैं बोला कि मैं तुम्हारी माता के बारे में नहीं पूछ रहा, तुम हो कौन। बोले मैं पवन पुत्र हूँ। बोले नहीं नहीं, तुम्हारे पिता के बारे में नहीं पूछा, तुम कौन हो। तो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी अपना एक पहचान होता है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का अब समझो, यहाँ वर्ड का अर्थ सिर्फ वर्ड शब्द नहीं है, इसको हम स्पीच के नाम से भी जान सकते हैं, स्पीच। बोले सर जैसे कि स्पीच का हम बोले कि एक शब्द को कई तरीके से बोला जा सकता है। हम बोले टर्म, आजकल यही किया भी जा रहा है, होमोनिम्स के रूप में इसे पूछा जा रहा है, और बच्चे काफी कंफ्यूज हो रहे हैं होमोनिम्स में, जबकि होमोनिम्स टफ नहीं है, इट्स टू इजी, ठीक है। इसके कॉन्टेक्स्ट को अगर समझ लें तो होमोनिम्स टू इजी हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे टर्न राइट, मतलब राइट देखो, राइट मोड़ो, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं इट्स माई राइट, यहाँ पर राइट का अर्थ अधिकार है। राइट आंसर, आंसर सही है। राइट योर आंसर, आंसर लिखो, यहाँ पर राइट का अर्थ लिखना है। तो राइट के अलग अलग यूजेस को आप देख पा रहे हैं। तो ये कब हुआ, ये तभी हो पाएगा जब सेंटेंस में यूज हो पाएगा। तो राइट वर्ड क्या है, एक स्पीच है, एक शब्द है जो सेंटेंस में यूज होगा तभी पता चलेगा क्या लिखा गया है, किस कंटेक्स्ट में यूज हुआ है, किसके पहले यूज हुआ या बोला जा रहा है, तो पता चलेगा कि कहां पर किसका क्या यूज है, ठीक है। तो सेंटेंसेस को सीखना जरूरी है, फ्रेजेस को सीखना जरूरी है कि सर फ्रेज क्या होता है, क्लॉज को समझना जरूरी है, ये प्रॉपर तरीके से, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना जरूरी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज नॉट अ इजी टास्क, ठीक है, नॉट एन इजी टास्क, एक आसान सा टास्क नहीं है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आज भी आपको लगता है कि जो नाउन है वो एडवर्ब का काम कर बैठता है, और जो आपको एडवर्ब लगता है वो नाउन का काम कर बैठता है। जो आपको वर्ब लगता है, जो आपको वर्ब लगता है वो नाउन का काम कर बैठता है। एग्जाम्पल के तौर पे इसको थोड़ा सा हम दिखाते हैं आपको। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप बोलोगे गो क्या है सर, तो आप बोलोगे सर गो का अर्थ जाना होता है, वर्ब होता है सर। मैं बोलूंगा वर्ब नहीं, बोले सर कैसे, एग्जाम्पल देता हूँ, आई कैन डू इट इन वन गो, मैं ये एक बार में कर सकता हूँ। हालांकि देखो बात ऐसी है ना कि ग्रामर टफ नहीं, मैंने बोला कि ग्रामर टफ नहीं है, पर इसके कॉन्टेक्स्ट को समझना जरूरी है कि सेंटेंस में वर्ड जब तक यूज नहीं होगा आप बोल नहीं सकते कि क्या कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यहाँ पर यही गो नाउन का काम कर रहा है, वन के बाद आया है, नाउन का काम कर रहा है। और आई एम गोइंग अगर देखोगे तो वहां पर गो जाने का काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है। तो बेसिकली हम क्लॉजेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को समझते हैं, ठीक है। इसके बाद बेसिक है, समझ लेना, थोड़ी सी बातों को समझो। इसके बाद रिजल्ट ना होने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है। सर रिजल्ट ना होने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि गलत दिशा में भाग भी लोगे ना, कुछ नहीं होने वाला। गलत दिशा में तुम भागते रहो, मेहनत करते रहो, जितनी मेहनत करते। आज के टाइम में सर सबसे ज्यादा बच्चे इसी और भाग रहे हैं, गलत दिशा में। उनको पता ही नहीं है पढ़ना क्या है, करना क्या है, क्या पढ़ना है। वो क्या कर रहे हैं, कैट का भी बुक उठा रहे हैं, गेट का भी बुक उठा रहे हैं, नेट का भी, मतलब हर तरह के इंग्लिश का बुक उठा ले रहे हैं, पढ़ना शुरू कर रहे हैं। भाई कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। तो सर क्यों फायदा नहीं, वो कभी आपको रिजल्ट देता नहीं, ठीक है, वो कभी आपको रिजल्ट देता नहीं। आपको वही पढ़ना है जो आपको रिजल्ट दे रहा है, वही चीजें देखनी है जो आपको रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। उसके बाद लेकिन बोला जाए कि लेकिन सही दिशा में चल भी लोगे तो मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। अगर आपके पास दिशा सही है और आप चल भी रहे ना तो आपको मंजिल मिल जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, गलत रास्ते में कितना भी चलो मंजिल नहीं मिलता है। ये कुत्ते भौंकने की आवाज आ रही है क्या, ये बालक है, ठीक है, ये बाहर एक बालक है जो परेशान करता रहता है, इसके लिए सॉरी, पढ़ा लेने दो यार थोड़ा, है ना। और ये जब पढ़ाने बैठेंगे तभी स्टार्ट करता है, ठीक है। खैर चलिए, गलत दिशा में भाग भी लोगे ना कुछ नहीं होने वाला, लेकिन सही दिशा में चल भी लोगे तो मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। अगर सही दिशा है आपको और आराम से आप काम कर रहे हैं तो एक लिमिटेड टाइम के बाद आपको सारी चीजें आ जाती है,
लेकिन आपको पता होना होता है कि सही क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। अब कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर को जो आप देख रहे हो, ठीक है, इसमें इंटर रिलेटेड है। चैप्टर्स जो होते हैं आपस में रिलेटेड होते हैं, कुछ चैप्टर इससे रिलेटेड होते हैं, कुछ इससे। तो चीजों के बारे में समझना होता है हमें, जिसमें आपको टेंसेस पढ़ने हैं, कंडीशनल पढ़ने हैं, नाउन्स पढ़ने हैं, प्रोनाउंस पढ़ने हैं, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, मॉडल्स, क्वेश्चन टैग्स, ठीक है, वॉइस नरेशन, ये सब ग्रामर के पार्ट हो गए। इसी में एडवांस वर्ब भी आ जाएगा। आप बोलोगे सर इन्फिनेटिव नहीं बताए, भाई आप इन्फिनेटिव नहीं बताए सर, आप लिंकिंग वर्ब नहीं बताए सर, आप जेरेंड नहीं बताए, आप पार्टिसिपल के बारे में नहीं बताए। देन सबके बारे में बताऊंगा, सबको एक एक करके डील करूंगा, क्या होता है इन्फिनेटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, सबके बारे में। ये एक बेसिक सा ओवरव्यू है जो आपको देखना है किसके जगह पर क्या यूज किया जाता है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स है जो आपको देखने होते हैं, ये सारे के सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। ये ग्रामर का सेक्शन है। ग्रामर के बाद हम कंप्रिहेंशन पे भी आते हैं। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को देखा जाए तो टेंसेस होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, वर्ब्स होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, वॉइस और नरेशन। ये सारे के सारे चैप्टर्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स हैं, है ना, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, आपस में रिलेटेड होता है। और इन सब चैप्टर्स को अगर आप सीख जाओ तो बहुत काम करता है ये चीजों को समझने में, चीजों को बनाने में, ठीक है। इसी के आगे जब आते हैं तो फिर प्रॉब्लम आता है क्लोज टेस्ट का, पैराजंबल्स का, रीडिंग कम्प्रिहेंशन का। ये तीन चीजें आपको, अरे बालक पढ़ा भी लेने दो यार, वो भौंकने में लगा। ये बालक जो है कभी बाहर में रहता है और कभी कभी भौंकता रहता है, ठीक है। खैर, आवाज आ रही है क्या? नहीं ना, मैनेज हो जाएगा, मैनेजेबल है जी सर। चलिए, तो मैनेजेबल है, कोई दिक्कत नहीं। क्लोज टेस्ट, पैराजंबल्स और रीडिंग कम्प्रिहेंशन। क्लोज टेस्ट को आप देखो तो क्लोज टेस्ट सर बनने में बहुत प्रॉब्लम होता है, कोई बात नहीं, नॉट अ बिग थिंग, बहुत आसान तरीके समझने होते हैं, कॉन्सेप्ट समझना होता है, ग्रामर कहाँ से कैसे काम कर रहा है ये समझना होता है। जबकि अगर पैराजंबल्स को देखो तो ये भी कंप्रिहेंशन का ही पार्ट है। कंप्रिहेंशन का अर्थ है पैराजंबल्स मतलब सेंटेंस को, अच्छा क्लोज टेस्ट क्या होता है ये भी समझ लो, है ना। क्लोज टेस्ट कुछ सेंटेंसेस रहेंगे ऐसे, है ना, कुछ सेंटेंसेस रहेंगे ऐसे, और इसी सेंटेंस के बीच में, इसी सेंटेंस के बीच में मान लो ये एक ब्लैंक दे दिया नंबर 1, फिर क्या कर रहा है, फिर ये अपने पास आया, ठीक है, फिर ये अपने पास आया, फिर सेंटेंस दिया, फिर ब्लैंक नंबर 2 दे दिया, फिर सेंटेंस आया, फिर सेंटेंस आया, फिर ब्लैंक नंबर 3 दे दिया, फिर सेंटेंस आया, ब्लैंक नंबर 4 दे दिया, फिर सेंटेंस आया, ब्लैंक नंबर 5 दे दिया। तो इस पांचों ब्लैंक को आपको आइडेंटिफाई करना होता है, कहाँ कौन से ब्लैंक को किस वर्ड से रिप्लेस किया जाएगा। आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफाई करना होता है कहाँ क्या लगाना है, ठीक है। ये तो क्लोज टेस्ट की बात होगी। जब पैराजंबल्स की बात की जाती है तो पैराजंबल्स कहते किसे ऐसा, 1 2 3 4, मान लो 4 आपके टॉपिक है, ठीक है, 1 2 3 4 पैराजंबल्स के ये, ठीक है। और अगर पैराजंबल्स है, इसमें क्या करता है, सेंटेंस को अरेंज करने के लिए देता है, एक मीनिंगफुल कंटेक्स्ट में सेट करने के लिए देता है, जिसमें ये बोला जाता है प्रॉपर तरीके से कि सर ए बी सी डी 4 ऑप्शन रहते हैं, कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा, इसको अरेंज कीजिए और मीनिंगफुल कंटेक्स्ट बनाइए पूरा का पूरा, ठीक है। तो बेसिकली ये पैराजंबल इसी को बोलते हैं। जबकि रीडिंग कम्प्रिहेंशन, पैसेज वगैरह भी आता है, तो ये टोटल के टोटल जो तीनों पार्ट है ना, इसमें रीडिंग कम्प्रिहेंशन का ही पार्ट आ जाता है, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल बिल्कुल सेम चीज है, नथिंग इज नथिंग डिफरेंट है ना। तो ये सारी की चीजें सर, ये सारी चीजें करे कैसे, ये सारी चीजें करे कैसे, ये आप एक प्रैक्टिस के बाद, एक ग्रामर के नॉलेज के बाद भी कर सकते हैं। ग्रामर का नॉलेज होगा और कुछ रीडिंग प्रैक्टिस होगा, देन आप चीजों को बहुत प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। अदरवाइज इंग्लिश टफ नहीं है, लेकिन इंग्लिश मेहनत मांगता है और कंसिस्टेंसी मांगता है। जिस प्रकार मैथ में अगर आप रेशियो नहीं पढ़े हो तो आपको रेशियो नहीं पढ़े हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा मेंसुरेशन में या अलजेब्रा या ज्योमेट्री में। लेकिन अगर इंग्लिश में नाउन नहीं पढ़े हैं तो नाउन नहीं पढ़ने का कारण आपको प्रीपोजिशन क्या, इंटरजेक्शन तक आपको परेशान करेगा और इंटरजेक्शन तक बताएगा कि क्या होना चाहिए, क्या आप गलती किए थे पास्ट में। तो इंग्लिश इज नथिंग एल्स, ये एक सीरीज है ना जो जुड़ता है पीछे 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 पीछे। ये एक इंग्लिश एक सीरीज है जो क्या करता है, जुड़ता चला जाता है, ऐसे जुड़ता चला जाता है, ऐसे जुड़ता चला जाता है, एकदम जुड़ता चला जाएगा, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है, ठीक है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, है ना, गो फॉरवर्ड होते जाएंगे,
चीजें कैरी फॉरवर्ड होते जाएंगे आपके साथ साथ, पीछे की चीजें ऐड होते जाएंगे आपके साथ साथ, ठीक है, इन सब चीजों को समझेंगे। इसी के बाद जब आप आते हैं तो कॉमन कंफ्यूजन जो बच्चों में होता है वो क्या होता है सर, व्हाट इज रीडिंग मटेरियल, सॉरी व्हाट रीडिंग मटेरियल इज इम्पोर्टेंट। कौन सा रीडिंग मटेरियल है सर, क्या हम हिंदू उठा लें, क्या हम द इंडियन एक्सप्रेस उठा लें? नहीं बच्चे, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू आप उठाएंगे, 4 दिन समझ में नहीं आएगा, 5वां दिन आप फेंक के चल देंगे, ठीक है, आप बोलेंगे नहीं नहीं पढ़ाई हो रही है, क्योंकि बुक्स मिल जाते हैं पैसे से ना, नॉलेज नहीं मिलता पैसे से। तो अगर आपको नॉलेज गेन करना है तो रीडिंग मटेरियल इंपॉर्टेंट है। व्हाट रीडिंग मटेरियल इज इंपॉर्टेंट, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा पढ़े। विच सोर्सेस शुड आई रीड, कौन सा सोर्स होना चाहिए पढ़ने के लिए सर। हाउ मच रीडिंग इज एनफ, कितना रीडिंग करें सर। और हाउ मेनी क्वेश्चंस टू सॉल्व फ्रॉम इच टाइप, हर तरह के कितने क्वेश्चन सॉल्व किए जाए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 4 क्वेश्चन आपके पास आता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये 4 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपके पास आते हैं और आप यहाँ पर काफी कंफ्यूज रहते हैं। देखो मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। रीडिंग मटेरियल अगर आप बिगिनर बिल्कुल आप कुछ जानते ही नहीं, मान लो हम समझ लेंगे कि आपने 10 पढ़ा है, ठीक है, 10 में आप ठीक ठाक बहुत अच्छे नहीं थे, बिलो एवरेज थे, एवरेज से भी नीचे थे, क्योंकि मैं तो उसी को लेकर चलूंगा ना, मुझे तो सबको पढ़ाना है। तो बिलो एवरेज वाले बच्चे को भी लेकर चलूंगा, एवरेज लेकर चलूंगा, एवरेज से अबव एवरेज वाला बोलेगा सर बहुत आसान पढ़ रहा है। लेकिन धीरे धीरे चीजें इंक्रीज होंगी ना, धीरे धीरे इंप्रूव होंगी, पता चलेगा धीरे धीरे कैसे करना होता है, कैसे नहीं करना होता है, ठीक है। तो अगर रीडिंग मटेरियल इंपॉर्टेंट कौन सा है, रीडिंग मटेरियल इंपॉर्टेंट कौन सा ये देखना है। विच सोर्सेस शुड आई रीड होना चाहिए, हाउ मच रीडिंग इज एनफ। तो सर रीडिंग मटेरियल के सबसे पहले आप कोई भी कॉमिक्स को उठा लें, कॉमिक्स, ठीक है, कॉमिक्स उठा लें। कोई भी रीडिंग मटेरियल के लिए आप चंपक उठा लें। आपको खेल का पसंद है, पहले शक्तिमान आता था, शक्तिमान उठा सकते हैं, हालांकि शक्तिमान की बात अलग है, वो पल पल अब बदलता है ना। वो समय रैना को पहले गाली देता है, देन समय रैना के साथ आकर ऐड बनाता है। तो शक्तिमान को छोड़ दो, वो कैरेक्टर बदलने वाला है, ठीक है, उससे अच्छा हम सुपरमैन पढ़ लेंगे। कोई भी कॉमिक्स जो भी आपको वो से पढ़े, आप कॉमिक्स पढ़े। कॉमिक्स के साथ साथ आप रीडिंग मटेरियल में क्लास 6 अगर आप बिलो एवरेज है तो 6, 7 के बुक्स को पढ़े, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10 इसके बुक्स को रीड करें, देन आपका ये रीडिंग मटेरियल तैयार हो जाएगा। विच सोर्सेस शुड आई रीड, कौन सा सोर्स पढ़ना चाहिए, तो विच रीडिंग मटेरियल हो गया, सोर्स भी आपको यही मिल गया, ठीक है। हाउ मच रीडिंग, कितना पढ़े। आप एक एस्टिमेट लगा लो कि कितना पढ़े, ये मत सोचो, आप ये टारगेट लगाओ कि एक स्टोरी, एक चैप्टर, ठीक है, लगभग 30 मिनट या 35 मिनट समझते हुए पढ़े। वो 30-35 मिनट आप एक ही पेज पढ़ो, लेकिन कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए, कंप्लीट कंप्रीहेंड होनी चाहिए चीजें। जैसे ही कंप्रीहेंड होंगे आप परसू करो आगे की, और आगे बढ़ जाओ, है ना, कि मैं अगले चैप्टर पे जा रहा हूँ, अगली चीजों को पढ़ रहा हूँ, देन आप कर पाओगे। ये नहीं कि आप रीडिंग कर रहे हो कि नेल्सन मंडेला इज बॉर्न, ये कर रहे हो और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आगे हम कर क्या रहे हैं, पढ़े क्या, समझ में आया क्या, कुछ भी नहीं समझ में आया, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको रीडिंग करनी होगी, आप 30 मिनट ही पढ़ो, लेकिन 1 पेज ही पढ़ो, 2 पेज ही पढ़ो, लेकिन वो 2 पेज आपको कंप्रीहेंड करना होगा, सही से समझना होगा कि 2 पेजेस का यूज कैसे हुआ है, ठीक है। देन हाउ मेनी क्वेश्चंस टू सॉल्व फ्रॉम इच टाइप, कितने क्वेश्चन इस हर तरीके से सॉल्व करें, ठीक है। देखो हर चैप्टर के क्वेश्चंस होते हैं, हर चैप्टर के क्वेश्चंस होते हैं, और लगभग हर चैप्टर के 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन जरूर बनाओ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें होगा क्या कि 150 क्वेश्चन आप जब बना रहे हो तो इसमें हर टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, और जब क्वेश्चन आएंगे तो उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होंगे बार बार। लेकिन है क्या, मैं आपको जो सेट दूंगा उसमें लगभग 550 के अप्रोक्स हर चैप्टर से रहेगा, 550 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 ही होगा। वो 150 क्वेश्चन जब आप बनाओगे तो उस तरह के क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होते दिखेंगे, ठीक है। तो ये 150 कम से कम 6 बार 7 बार बना लेना, देन आप वो 550 क्वेश्चन बनाते रहिएगा, ठीक है, ठीक है। अब ये चीजें हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट रीडिंग मटेरियल एंड सोर्सेस मैंने आपको बताया, आप चंपक पढ़ लो, चंपक पढ़ लो, ठीक है, आप पढ़ लो कोई भी कॉमिक्स पढ़ लो, ठीक है, आप 8, 6, 7, 8, 9 और 10 के बुक्स को पढ़ लो। ये तीनों सोर्सेस को आप फॉलो करेंगे। बेसिकली ये देखा गया है ना कि बीते सालों में, ठीक है, मैं 25 को अगर छोड़ दूं तो बीते सालों में 24, 23, 22, 21
इन सालों में हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चंस 9 10 के बुक से, 8 के बुक से, 7 के बुक से उठाए गए हैं। और कौन से सर? सेंटेंस अरेंजमेंट वाले। सेंटेंस अरेंजमेंट होता कैसे है, कैसे बनाया जाता है, कैसे अरेंज किया जाता है, किसको पहले रखा जाता है, किसको बाद में रखा जाता है, ये सारी चीजें यहाँ पर एडजस्ट की गई है। तो बेसिकली ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। जब इसके बाद देखो, घाट घाट का पानी पिया हुआ हूँ, ठीक है, इंग्लिश को बहुत करीब से देखा हूँ। और मैं भी क्योंकि स्टेट बोर्ड का ही बच्चा हूँ, ठीक है, मैं स्टेट बोर्ड का से ही निकल कर टीचर बना हूँ, तो मुझे पता है कि स्टेट बोर्ड या फिर सीबीएसई वालों को तो थोड़ा एज मिल जाता है। एज ये मिल जाता है कि उनका रीडिंग थोड़ा बहुत ठीक होता है, गट्स फीलिंग आता है कि सर यहाँ पर एरर दिख रहा है, वो एरर मार के आप भी जाते हैं और एरर होता भी वहीं पर है। ये सीबीएसई बोर्ड वालों के साथ, लेकिन स्टेट बोर्ड वालों के साथ थोड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो बचपन से इंग्लिश को नहीं देखे होते हैं। देन उन्हें बेसिक में बहुत प्रॉब्लम आता है, सर करना कैसे है, क्या करना है, रूल्स रटे, ये करे वो करे, वट एवर इट इज, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, ये सारी चीजें। तो रीडिंग मटेरियल और सोर्सेस क्या होते हैं? लेवल 1 में आप पहले करोगे क्या? पहले कॉमिक्स पढ़ोगे, चंपक वगैरह को पढ़ोगे, एकदम इजी मटेरियल को पढ़ोगे। लेवल 2 में आप 6 7 के बुक्स को पढ़ोगे। 6 7 का बुक्स बेसिकली एनफ होता है आपके लिए। लेवल 3 में क्या करोगे? 9 10 के, 7 8 9 10 के बुक है ना, 6 7 हो गया, 8 9 10 के बुक को पढ़ोगे, 8 9 10। इसका लेवल थोड़ा सा अप किया गया है 8 9 10 के बुक्स का। आप उसे समझो, वोकैब्स निकालो, नोट करो, वोकैब्स को नोट करने के बाद आप आगे बढ़ो। और लेवल 4 क्या है सर आपका? लेवल 4 अब आता है न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर लोग बहुत कोई रेफर करते हैं द हिंदू के तौर। न्यूज पेपर को अगर देखा जाए तो बहुत कोई रेफर करते हैं द हिंदू, लेकिन ऐसा नहीं है कि द हिंदू पढ़ के ही आपका रिजल्ट हो सकता है। आप द इंडियन एक्सप्रेस पढ़े, इजीएस्ट पेपर को उठाए, द टाइम्स ऑफ इंडिया उठाए, इसमें लैंग्वेज इजी होता है। देन आप धीरे धीरे अपग्रेड जब होते जाएंगे तो न्यूज़पेपर को भी अपग्रेड करेंगे। न्यूज़पेपर के भी लेवल होते हैं 1 2 3 4। जब आप बहुत ऊपर जाएंगे ना, देन लास्ट स्टेज आपका रहेगा द हिंदू, ठीक है। तो द हिंदू को रीड करना, ऐसा नहीं कि रीड नहीं करना, द इंडियन एक्सप्रेस को रीड करना है, ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया को रीड करना है, लेकिन शुरुआत द टाइम्स ऑफ इंडिया से करेंगे जो बेसिक इंग्लिश आपको देता है। उसके बाद द हिंदू तक लास्ट में जाएंगे, ठीक है। फिर आप नेटिव स्पीकर्स को सुना कीजिए, शशि थरूर को सुनिए, प्रियंका चोपड़ा को सुनिए, ये नेटिव स्पीकर्स को सुनिए, बहुत फायदा करेगा। देन हम आते हैं लैंग्वेज वर्ड्स पार्ट्स। मैंने आपको इसके बारे में बताया सर कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप बोलेंगे सर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इसमें कुछ टीचर्स आर्टिकल को भी ऐड करते हैं, बट आर्टिकल एडजेक्टिव का पार्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज को आप रेफर करते हैं, वर्ड्स क्या होता है सर, सेंटेंसेस क्या होते हैं, लैंग्वेज वर्ड्स पार्ट्स क्या होते हैं सर, पार्ट्स के अंदर देखा जाए तो ये होता है। सर वर्ड्स को क्या हम स्पीच बोल सकते हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया क्या सर वर्ड्स को स्पीच बोला जा सकता है। आप बोलेंगे जी सर स्पीच, बोले जी सर स्पीच बोल सकते हैं। वर्ड्स कहते किसे हैं? जो शब्दों को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके पास वर्ड्स नहीं होंगे देन आप कैसे बनाओगे सेंटेंसेस को? यानी इंग्लिश जानने के लिए आपको वर्ड्स का आना जरूरी है, बोले जी सर। तो वर्ड्स अगर आपके पास है देन आप सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से समझ रहे हो। अगर आपके पास वर्ड्स नहीं है देन आप परेशान हो जाओगे। तो स्पीच को इससे स्पीच कहा जा सकता है, ठीक है। स्पीच वो सर कैसे? स्पीच का मतलब होता है शाब्दिक यूज, ठीक है, शब्दों का प्रॉपर यूज इज कॉल्ड स्पीच। जैसे कि सर आप बोलोगे टर्न योर राइट, टर्न योर राइट, अपना राइट मोड़े। यहाँ पर राइट का मतलब है दायां ओर, राइट साइड को दिखा रहा है। जबकि अगर बोल दिया जाए कि योर आंसर इज राइट, ठीक है, या राइट आंसर, तो राइट आंसर का मतलब है सही। यहाँ पर राइट का अर्थ सही निकला, लेकिन जैसे ही आप बोले टर्न योर राइट, तो यहाँ पर आपने राइट का आंसर दिया, ठीक है, दायां मोड़ने का, टर्न राइट में, राइट आंसर। और आप बोलोगे दिस इज माई राइट, यह मेरा अधिकार है। यहाँ राइट आपके राइट्स को दिखा रहा है, अधिकारों को दिखा रहा है। यहाँ मुड़ने को नहीं दिखा रहा, डायरेक्शन को नहीं दिखा रहा, या सही या गलत को नहीं दिखा रहा। आप बोल रहे इट्स माई राइट, ये मेरा अधिकार है, ठीक है। और फिर बोलते हैं राइट योर आंसर, अपना आंसर लिखो। तो राइट योर आंसर में राइट लिखने का काम कर रहा है। तो राइट वर्ड कब कैसे काम कर रहा है, ये कंटेक्स्ट में आने के बाद ही तो पता चल रहा है कि एक सेंटेंस में आया। देन जब आया उसके बाद पता चला कि सर क्या कैसे यूज कर रहा है। तो शब्दों का कैसे यूज किया जा रहा है, कहाँ यूज किया जा रहा है, किस प्रकार यूज किया जा रहा है, इसी को बोला जाएगा स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर बोला जाए तो पहले बताइए कि सर सेंटेंस में जो कंटेक्स्ट यूज होता है वर्ड्स का, उसे स्पीच बोला जाता है।
और स्पीच को कई पार्ट में बांटा गया है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है, इन पार्टों में बांटा गया है। अब हम शुरू करते हैं बेसिक्स से, बिल्कुल एकदम सिंपल समझिए, ठीक है, एकदम सिंपल समझिए। हम अगर बात करें, अगर हम पहला बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें, ठीक है, नाउन के बारे में, नाउन हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा का पूरा क्लियर कर रहे हैं, बेसिक्स कर रहे हैं अभी, ठीक है, अभी बेसिक्स कर रहे हैं। अभी हम बेसिक्स को कंप्लीट करेंगे, बेसिक्स के बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कि सर कहाँ क्या कैसे होना चाहिए, किन शब्दों का यूज कैसे होता है। पहले बेसिक्स को कर ले, आप इंटरजेक्शन तक चले जाएंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली नाउन को आप बचपन से पढ़ते आए हैं, नाउन, व्हाट इज नाउन, तो आप बोलोगे सर नाउन इज नथिंग, इट्स आंसर, सॉरी आंसर नहीं, आंसर के बारे में हम बाद में जाएंगे, एडवांस के लेवल पे बाद में जाएंगे। नथिंग इज, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, पर्सन, प्लेस और थिंग, और किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। और लास्ट में आपने ईटीसी लगाया था, ईटीसी लगा देते हैं आप, ठीक है, तो इसे ही नाम नाउन बोला जाता है। सर बेसिकली किस कोई भी चीज जब एग्जिस्टेंस में आया होगा तो सबसे पहला उसका नॉमिनेशन हुआ होगा, नाम दिया हो गया होगा। कोई भी चीज जब एग्जिस्टेंस में, उसे आप फील करो या देख पाओ या ना देख पाओ, डजेंट मैटर, आप उसे क्या किए होंगे, फील किए होंगे, या फिर आप जो भी किए होंगे, सबसे पहले आपने क्या किया, नाम दिया। जैसे एयर को आप फील करते हैं, लेकिन एयर को आपने क्या बोला, सर एयर का ये नाम दिया जाए, या नाइट्रोजन बोला आपने, या फिर हाइड्रोजन बोला आपने, आपने अलग अलग तरह की चीजों को बोला, बट क्या किया आपने, सबका नाम दिया। देखो ग्रामर में क्या होता है कि 95% चीजें कॉन्टेक्स्ट पे होती है, कॉन्सेप्ट होती है, कि ये कॉन्सेप्ट है, ये इसके पीछे का लॉजिक है, ये कहानी है, ये हो जाता है। हालांकि कुछ चीजें होती है जो एक्सेप्शंस के नाम से जानी जाती है, जैसे इंफॉर्मेशन का प्लूरल नहीं बनता, एडवाइस का प्लूरल नहीं बनता, तो आप बोलोगे सर एक्सेप्शन क्या होता है, हालांकि वो भी एक्सेप्शन नहीं होता। एक्सेप्शन को जानने के लिए आपको लैंग्विस्टिक्स की चीजें को पढ़ना होगा, आपको एमएससी के बुक्स पढ़ने होंगे, नेट के पेपर्स को पढ़ने होंगे, तो वहां पर इतना, वहां पर सारे आंसर। हालांकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम 1, 2 या 5% चीजों को सीखने के लिए पूरा का पूरा लैंग्विस्टिक्स 3 साल या 4 साल का पढ़े। तो इससे अच्छा है कि कुछ चीजों का हम याद कर लेते हैं कि कुछ एक्सेप्शन है, ऐसा याद करना पड़ता है, ठीक है। तो एक्सेप्शन हम वहां याद कर लेते हैं, बट 95% चीजें कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलती है। ये ऐसा हुआ है तो उसके पीछे का रीजन होना चाहिए, हर चीज के पीछे रीजन होता है, विदाउट रीजन कोई काम नहीं होता, ठीक है। तो रीजन चाहिए। हालांकि नाउन को देखा जाए तो ईटीसी जोड़ दिया है मैंने, ठीक है। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है सर इसका, तो कोई भी नेमिंग वर्ड हम बोले, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने लेते हैं कि राहुल इज ए हैप्पी, हैप्पी। आप बोले कि सर राहुल, अच्छा एक सेंटेंस को पहले नाउन, नाउन को छोड़ो, इससे पहले हम आपसे एक बात और पूछना चाहते हैं कि सर सेंटेंस अपने आप में क्या होता है। समझोगे बच्चे थोड़ा, समझोगे। अगर सेंटेंस को देखें तो एक सेंटेंस हम लिखते हैं, बहुत आसानी से समझ में आएगा। एक सिंपल सा बात है, सेंटेंस एक देखते हैं कि राहुल टीचेस द स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑफ अ फेमस टीचर, ठीक है।
राहुल जो है पढ़ाता है स्टूडेंट्स को किसके क्लास में, एक फेमस टीचर के क्लास में, ठीक है। अब यहाँ सारी चीजें बताएंगे, अब समझोगे ध्यान से एक एक करके, ठीक है, चीजों को प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करें आप। यहाँ राहुल क्या है सर, ये किसी बंदे का नाम है। तो सर अगर किसी बंदे का नाम है तो ये क्या बन गया अपने आप में, नाउन बन गया सर, ठीक है सर। टीचर्स अपने आप में वर्ब है सर। ये आर्टिकल है, तो आर्टिकल हमेशा, आर्टिकल की बात कभी भी की जाए, आर्टिकल की बात अगर कभी भी की जाए तो आर्टिकल अपने बाद हमेशा नाउन लेकर आता है, तो ये आपका क्या हो गया सर, नाउन हो गया, ठीक है। ये हो गया फिर इन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ये आर्टिकल, मैंने अभी बताया कि आर्टिकल के बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा सर। नाउन के बाद फिर प्रीपोजिशन आया, प्रीपोजिशन के बाद क्या है सर, अभी आपने बोला कि सर आर्टिकल है। फेमस टीचर, टीचर क्या है सर, अपने आप में नाउन है, और इसी नाउन को क्वालिफाई करने का काम फेमस कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। तो आपने एक पूरा का पूरा सेंटेंस देखा, सेंटेंस में आपने कई नाउन्स को देखा। तो नाउन क्या है, नाउन इज नथिंग इज सर, कोई भी चीज एग्जिस्टेंस में कभी भी आया, कोई भी चीज आया तो सबसे पहले उसका नाम दिया। घर में बच्चे का जन्म भी होता है तो बाबू, सोना, वट एवर इट इज आप भी देते हैं, आप भी प्यार मोहब्बत करते हैं तो बोलते हैं मेरे बाबू, मेरे सोना, एक आप निकनेम देते हैं, ठीक है। तो आप कभी भी किसी का नाम दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नाउन। कोई भी नाम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नाउन ही कहलाता है। नाउन के बाद जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, समझना ध्यान से, ठीक है। नाउन के बाद जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, समथिंग न्यू इज दैट प्रोनाउन। हम सिर्फ आपको अभी बेसिक बता रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। प्रोनाउन, ठीक है, व्हाट इज प्रोनाउन, समझोगे। दूसरा टॉपिक इज दैट, सेकंड टॉपिक इज दैट प्रोनाउन। सर व्हाट इज प्रोनाउन, अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के जगह पर कोई भी चीज आ जाए, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। कोई भी चीज, वट एवर इट इज, डजंट मैटर, दैट इज प्रोनाउन, ठीक है। नाउन के जगह पर आना चाहिए, नाउन को रिप्लेस करना चाहिए। अब मैं एक सेंटेंस बोलूं, ठीक है, सेंटेंस बोलूं कि राहुल, राहुल को कितना परेशान करे, लिखते हैं कमल, कमल इज अ गुड बॉय, ही इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पर कमल इज अ गुड बॉय, ही इज अ डॉक्टर, अगर आप देखेंगे तो कमल, व्हाट इज कमल, कमल आप बोलेंगे सर किसी बंदे का नाम है, और बंदे का नाम है तो नाउन। और क्या मैं ऐसा लिख सकता था, कमल इज अ गुड बॉय, कमल इज अ डॉक्टर। वो सर लिख सकते थे, लेकिन कमल का रिपीटेशन हो जाता यहाँ पर, और अगर कमल का रिपीटेशन हो जाता तो ब्यूटी जो है सेंटेंस की वो चली जाती, ब्यूटी जो है सेंटेंस की वो खो जाता सर सेंटेंस का। तो ब्यूटी को बनाए रखने के लिए हमने क्या किया, कमल को रिपीट नहीं किया, ही का यूज किया। और अगर ब्यूटी को बनाए रखने के लिए मैंने ही का यूज किया है, दैट मींस ही नथिंग एल्स, ही क्या है, नाउन के बदले यूज हो रहा है, बदले यूज हो रहा है तो प्रोनाउन का यूज हो रहा है, प्रोनाउन का यूज हो रहा है। बातें यहां तक क्लियर, बातें क्लियर। तो प्रोनाउन इज नथिंग एल्स, नाउन के बदले जो भी यूज होता है। हम प्रोनाउन के बारे में ये भी बताएंगे कि पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के कितने काइंड्स होते हैं, सारी कुछ चीजें बताई जाएंगी, बट अभी नहीं, अभी बेसिक्स को समझो, आप बेसिक समझोगे समझ में आ जाएगा। तो नाउन के बदले अगर कुछ भी यूज होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन का सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव वगैरह सारा कुछ होता है, वो प्रोनाउन चैप्टर में हम देखेंगे। लेकिन थर्ड चैप्टर अगर जैसे ही इसके आगे आते हैं, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक इज दैट एडजेक्टिव। व्हाट इज एडजेक्टिव सर, आप बोलोगे कि सर एडजेक्टिव क्या होता है अपने आप में। एडजेक्टिव दो शब्दों से बना है ना, एड का अर्थ होता है एडिशन, यहाँ पर आप देखोगे एड का अर्थ क्या होगा, एडिशन होगा। एडिशन अपने आप में होता क्या है सर, समझोगे, एडिशन अपने आप में होता क्या है। ये एड वर्ड कभी भी आता है, एड वर्ड कभी भी आता है, इसको एडिशन के नाम से जानते हैं, एडिशन। सर व्हाट इज एडिशन, कि कोई भी काम अगर जोड़ने का कर रहा है, किसमें, जेट का मतलब होता है मिलाना, जेट का अर्थ होता है मिलाना, इव का अर्थ होता है वाला। किसी की भी वर्ड के अंत में आई भी ई हो तो वो अपने आप में, किसी भी वर्ड के अंत में आई भी ई हो तो वो अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग भी
क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। लेकिन इसको रटना गलत है, ये रटना गलत है। जैसे ऐड का अर्थ होता है एडिशन, जेक्ट का अर्थ होता है मिलाना, इव का अर्थ होता है वाला, एडजेक्टिव का मतलब होता है जोड़ने मिलाने वाला। बट ये कहना गलत नहीं होगा कि सर एडजेक्टिव क्या करेगा, नाउन के पहले आएगा, नाउन के पहले कुछ भी ऐड करेगा, वट एवर इट इज समथिंग एल्स, जो भी ऐड करते सारा का सारा क्या कहलाएगा, सारा का सारा क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। बेसिकली इट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, बोला जाता है कि ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाइज करेगा सर, और क्वालिफाई करेगा, दैट मींस मेरा काम हो जाएगा एडजेक्टिव का। कोई भी वर्ड हो जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव कहलाता है। लेकिन इसका एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि सर एस एच से जिसका अंत होता है, जैसे आयरिस, मैं बोला आयरिस, ठीक है, आयरिस, कि सर एच एच से जिसका अंत होता है वो अपने आप में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, एडजेक्टिव होता है। लेकिन सर ये कहना बिल्कुल ही गलत है। क्यों? एक बात और भी बोला जाता है सर कि अगर, सुनो सुनो, समझो, ध्यान से समझो चीजों को, ठीक है, अगर एस एच से किसी का अंत होगा तो क्या कहलाएगा सर अपने आप में, एडजेक्टिव कहलाएगा। बोले ठीक है, मैंने 2-3 वर्ड लिखा, ठीक है, आयरिस, स्कॉटिश, एसएच है, तो एसएच से समाप्त हो रहा है, ये तो है एडजेक्टिव। लेकिन क्या सर अकम्प्लिश, अकम्प्लिश अपने आप में एडजेक्टिव है? क्या सर फिनिश अपने आप में एडजेक्टिव है? तो आप बोलोगे सर नहीं, ये अपने आप में वर्ब है, लेकिन ये अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। तो अंत तो हो रहा है एसएच से, अंत तो एसएच से हो रहा है, लेकिन ये अपने आप में वर्ब कहला रहा है, ये भी एसएच से अंत होने के बाद अपने आप में वर्ब है। लेकिन स्कॉटिश बोला जाए, आरिश बोला जाए, तो अपने आप में क्या है सर, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव है। तो सर कैसे पता चलेगा? सर हम ये बात फिर से रिपीट करें कि जब तक सेंटेंस में चीजों को यूज ना कर लिया जाए, कॉन्टेक्स्ट ना बना लिया जाए उसका, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिकग्नाइज नहीं कर सकते थे, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन सा क्या है। उसको बेसिकली समझने के लिए आपको कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा, किसके बाद कौन आ रहा है, किसके पहले कौन आ रहा है, कोई काम कर रहा है क्या, कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। इन सब बातों के, जैसे कि हम बोल सकते हैं ही विल shorten द न्यूज। अब यहाँ पर बोला क्या जाता है कि अगर वर्ड en से अर्थ हो या et से अर्थ हो, तो ये अपने आप में क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट थर्ड फॉर्म होते हैं, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। लेकिन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंफिनिटिव जनरल पार्टिसिपल, लेकिन समझो ऐसा बोला जाता है et या en या ed इनसे समाप्त हो तो ये अपने आप में वर्ब के थर्ड फॉर्म माने जाते हैं। क्या ये वर्ब के थर्ड फॉर्म है? विल के बाद मॉडल है, मॉडल के बाद V1 चाहिए, तो शॉर्टेन अपने आप में V1 है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब तक कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सेट ना हो जाए चीजें, तब तक हम नहीं बोल सकते कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग है क्या, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। सेंटेंस में आया, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम बिल्कुल देखेंगे, सेंटेंस को देखेंगे, जैसे ही विल फिनिश द टास्क, ही विल फिनिश द टास्क, द मैन बोल लिखो, सबसे बढ़िया रहेगा। कंप्लीट, देखो डिफरेंस तो है, एक वर्ड है कंप्लीट द टास्क लिख सकते हैं, या फिनिश द मैन बोल सकते हैं, ठीक है, वह आदमी को खत्म कर देगा, साफ कर देगा, फिनिश का अर्थ है। तो सर कंप्लीट का अर्थ भी पूरा करना होता है, फिनिश का अर्थ भी पूरा करना होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट एंड फिनिश? सर कंप्लीट शुड बी यूज्ड इन पॉजिटिव कंटेक्स्ट एंड फिनिश शुड बी यूज्ड इन नेगेटिव कंटेक्स्ट। लाइक कि जैसे बोल सकते हैं, इफ यू मैरी अ वुमन, the woman is very beautiful and happy with you, you are complete. If you marry a woman like Muskan, you are finished. तो यहाँ फिनिश वर्ड क्या है सर अपने आप में, कि यू आर फिनिश, मुस्कान के साथ शादी करके आप फिनिश हो गए। या फिर बोला गया इफ यू मैरी अ वुमन हु ऑलवेज मेक्स अ डांस विथ यू, यू आर कंप्लीट। इफ यू मैरी अ वुमन हु ऑलवेज मेक्स अ फाइट विथ यू, यू आर फिनिश्ड, ठीक है। बट इफ यू मैरी अ वुमन and the woman have seen you to talk to another woman, you are completely finished। अगर आप किसी औरत से शादी करें जो आपके साथ खुश है, आप भी खुश हो, कंप्लीट हो। ऐसे औरत से शादी कर लो जो आपसे हमेशा लड़ाई करती हो, आप फिनिश हो। मगर आप किसी से औरत से शादी किए और आपकी पत्नी ने आपको देख लिया किसी और आदमी से बात करते, यू आर कंप्लीटली फिनिश्ड, पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाओगे।
तो कंप्लीट शुड बी यूज्ड इन पॉजिटिव कंटेक्स्ट एंड फिनिश शुड बी यूज्ड इन नेगेटिव कंटेक्स्ट। तो कंटेक्स्ट भी वर्ड का देखा जाएगा, ठीक है, क्या होता है। जब हम आगे आते हैं एडजेक्टिव के बाद, तो एडजेक्टिव के बाद अगला टॉपिक जो आता है दैट इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब, ठीक है, आओ समझो। वर्ब, वर्ब को जैसे ही देखोगे, वर्ब को आप जैसे ही देखोगे, व्हाट इज वर्ब सर? वर्ब को जैसे ही देखोगे, वर्ब इज नथिंग, इट शोज एक्शन और पोजीशन। ये दिखाता है या तो एक्शन या तो पोजीशन को दिखाएगा, पोजीशन को। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, इसको पोजीशन को जिसको बोलते हैं ना, इसको स्टेट बोल सकते हैं, स्टेट अवस्था। और एक्शन को जिसको बोलते हैं जो एक्शन करेगा, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे अगर लिखना चाहें, एग्जांपल के तौर पे राजू, राजू इज रनिंग, इज रनिंग नहीं लिखते, थोड़ा सा इजी करते हैं, टेंस अभी बहुत वेरीफाई नहीं करेंगे। राजू टेक्स टी, तो यहाँ पर राजू ने कुछ किया, क्या किया, उसने लेने का काम किया, चाय को पीने का काम किया। तो राजू कोई एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, और अगर कोई एक्शन को परफॉर्म कर रहा है वो वर्ब होगा। लेकिन पोजीशन जिसको स्टेट बोल सकते हैं, जो स्टेट यानी कि आपके किसी चीज के होने को दिखाएगा, वो भी करेगा। हम जैसे लिखे राजू इज अ टीचर, राजू इज अ टीचर, बेसिक्स है, ठीक है। शेयर जरूर कर देंगे सेशन को, ताकि लोग समझ पाए कि बेसिक्स क्या होता है, और बेसिक्स से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लिखे राजू इज अ टीचर, राजू एक शिक्षक है। इस सेंटेंस में राजू ने क्या किया? सर नथिंग एल्स, उसने कुछ किया ही नहीं। वो क्या कर रहा है, राजू के बारे में सिर्फ बताने का काम कर रहा है कि सर राजू ने कुछ किया नहीं, राजू कुछ है, और है दैट मीन्स उसके अवस्था को बता रहा है, वो क्या है, एक टीचर है। तो राजू इज नथिंग एल्स सर, एक टीचर है, दैट मीन्स उसके अवस्था को, और यहाँ पर राजू चाय लेने का काम कर रहा है। अगर सेंटेंस में अब आप बोलोगे सर यहाँ पर फाइनाइट होता है, सर नॉन फाइनाइट होता है, सर ट्रांजिटिव होता है, इनट्रांजिटिव, सारी चीजें बताई जाएंगी। फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं कि सारी चीजें वर्ब के बारे में बताई जाएंगी, कॉन्स्टेटिव होता है, रेगुलर, इरेगुलर, जो भी वर्ब के टाइप्स होते हैं, सारा कुछ। बट अभी आप बेसिक्स समझो, है ना, बेसिक्स क्या होता है। तो कोई एक्शन को दिखाए या पोजीशन के होने को बोले, लिंकिंग वर्ब भी होता है, तो सारा चीज कुछ बताएंगे, टेंशन ना ले। किसके अकॉर्डिंग कौन सा वर्ब यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, कौन सा वर्ब होता है जिसको डबल ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चाहिए होता है, किसको पहले डायरेक्ट चाहिए होता है, इनडायरेक्ट चाहिए होता है, सारा चीज वर्ब के बारे में एवरीथिंग विल बी टॉट टू यू, ठीक है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। बट यू हैव टू वेट, यू हैव टू टेक पेशेंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखें, तो ये स्टेट को बता रहा है, ये क्या बता रहा है, किसी चीज को कंज्यूम करने के बारे में बता रहा है, किसी एक्शन के बारे में बता रहा है। और अगर किसी एक्शन को आप कर रहे हैं, दैट मीन्स वर्ब कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वर्ब। अगर वर्ब से जैसे ही आगे बढ़ते हैं, आप वर्ब से जैसे ही आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज दैट एडवर्ब। व्हाट इज एडवर्ब? अगर एडवर्ब को देखा जाए, तो सर एडवर्ब कहा कैसे जाता है, समझो। अगर बातें एडवर्ब के बारे में, एडवर्ब के बारे में, ठीक है, व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब बेसिकली हम किसे बोलते हैं, दैट क्वालिफाइज अ नाउन। नाउन को बेसिकली नहीं क्वालिफाइज करता, चार पांच सेंटेंसेस देखते हैं ना। हम बोले द फैन इज ओवर, नहीं सॉरी, सी स्पीक्स लाउडली, पहला। दूसरा सेंटेंस है ही इज अ वेरी गुड बॉय। तीसरा है द क्रो फ्लेव जस्ट ओवर माई हेड। चौथा है फॉर्चुनेटली शी कॉल्ड माई नेम।
4 सेंटेंसेस यू हैव 4 सेंटेंसेस, 4 सेंटेंसेस, 4 सेंटेंसेस यू हैव। बोले सर सी स्पीक्स लाउडली, तो वो तो हमेशा होता है सर, वो हमेशा बक 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 करते रहती है सर, फिर बहुत तेज भी बोलती है सर, माथा खराब हो जाता है सर, है ना, हेडेक हो जाता है सर। तो सी स्पीक्स लाउडली, ये यहाँ पर लाउडली वर्ड जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीक्स वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर स्पीक्स क्या है सर, अपने आप में वर्ब हो गया सर, स्पीक्स अपने आप में क्या है, अपने आप में, तो आप बोलोगे सर स्पीक्स अपने आप में वर्ब है, स्पीक्स अपने आप में वर्ब है। और अगर स्पीक्स अपने आप में वर्ब है सर, तो समझो ध्यान से, ये है सर वर्ब, और ये क्या बन गया सर, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो एडवर्ब बना सर, ठीक है। ये गुड क्या है सर, गुड क्या है, गुड अपने आप में अगर देखो, तो गुड को अपने आप में देखो, तो ये सर आप बोलोगे एडजेक्टिव है सर, ये किसके पहले आया है, बॉय के पहले, और बॉय इज अ नाउन, बॉय क्या है यार, नाउन है सर, और नाउन के पहले कुछ भी आया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम कौन कर रहा है सर, एडवर्ब, एडवर्ब। यहाँ पर बोल रहा है द क्रो फ्लेव जस्ट ओवर माई हेड, ओवर क्या है सर, ओवर अपने आप में सर प्रीपोजिशन है। अरे भाई प्रीपोजिशन बचपन से पढ़े होगे कि सर प्रीपोजिशन क्या होता है सर, इन, ऑन, ओवर, अबव, बिलो, ये सब तो बेसिक 9-10 वाली बात है, मैं मानकर इतना चलूंगा कि आप प्रीपोजिशन बेसिक्स जानते हो कौन सा होता है, बाकी एडवांस लेवल के हम बाद में जानेंगे कि सर यूजेज क्या होता है, बट आपको ये पता होना चाहिए सर कि प्रीपोजिशन होता क्या है। तो जस्ट अपने आप में क्या सर, जस्ट अपने आप में क्या आया सर, प्रीपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा है, तो अपने आप में एडवर्ब बना सर। अच्छा सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच दे दे, तो ये तो सर किसी लेडी के बारे में बोल रहा था, प्रोनाउन आया सर, लाउडली हो गया। ही क्या है सर, ही अपने आप में प्रोनाउन है सर। इज क्या है सर, ऑक्सिलरी वर्ब है सर, जिसको पोजीशन बोल रहा है सर। और क्या है सर, आर्टिकल है अपने आप में सर। वेरी क्या है सर, वेरी अपने आप में एडवर्ब हो गया यहाँ पर। द क्या है सर, आर्टिकल है अपने आप में सर। क्रो क्या है सर, क्रो नाउन हो गया सर, क्योंकि आर्टिकल के बाद नाउन आएगा। वर्ब हो गया सर, वर्ब को फिर ये प्रीपोजिशन, और ये हो गया अपने आप में एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। हेड क्या हो गया सर, हेड हो गया अपने आप में नाउन सर, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद कुछ आएगा तो नाउन आएगा। और यहाँ वर्ब एडवर्ब सिर्फ क्लियर है सर। फॉर्चुनेटली शी कॉल्ड माय नेम, ये पूरे के पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, ये भी अपने आप में क्या है, एडवर्ब है। तो एडवर्ब का बेसिकली यही काम होता है कि एडवर्ब यूज कैसे होता है, एडवर्ब कैन क्वालिफाई adjective, adverb can qualify a verb, adverb can qualify a preposition, adverb can qualify a whole sentence, adverb can qualify a adverb also, an adverb also, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखो जरा, और थोड़ा सा देख लो इसको एग्जांपल को, ठीक है, एडवर्ब को थोड़ा सा और देखो, थोड़ा सा और एग्जांपल देखने की कोशिश करो। हम बोल सकते हैं सी इज, या फिर रितु लिख देते हैं, ठीक है, रितु इज अ वेरी वेरी गुड गर्ल, गुड गर्ल। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऋतु तो नाउन हो गया आपका, बोले जी सर नाउन हो गया, ये ऋतु आपका क्या बना, आप बोलोगे सर ऋतु नाउन है, नाउन है सर। एज क्या है सर, ऑक्सिलरी वर्ब। और क्या है सर, आर्टिकल, आर्टिकल होने के कारण हमको नाउन चाहिए सर, तो यहाँ पर आ गया आपका नाउन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो ये क्या है, एडवर्ब। अभी मैंने यहाँ पर बताया था वेरी क्या है, अपने आप में एडवर्ब है, और तो यहाँ भी क्या हो गया, एडवर्ब आ गया। तो एडवर्ब, एडवर्ब के पहले आ सकता है फिर एडजेक्टिव, और उसके बाद नाउन, ठीक है, उसके बाद नाउन। तो एडवर्ब, एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है, एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, एडवर्ब प्रीपोजिशन को क्वालिफाई कर सकता है, और एडवर्ब समटाइम्स होल सेंटेंस को क्वालिफाई कर सकता है। हाँ या ना, हाँ या ना। तो ये बेसिक सी बातें थी एडवर्ब की। एडवर्ब के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट इज दैट, नेक्स्ट पार्ट इज दैट ये क्या होता है,
प्रेपोजिशन। सर प्रेपोजिशन क्या होता है? सर प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है दूसरों शब्दों का रिलेशन नाउन या प्रोनाउन से बताता है, नाउन या प्रोनाउन से अन्य शब्दों का रिलेशन। जैसे कि आई लिव इन अ रेंटेड हाउस, रेंटेड हाउस, मैं एक रेंटेड हाउस में पढ़ाता हूँ। सी प्लेस नहीं, सी परफॉर्म्स, परफॉर्म्ड करते ऑन द स्टेज। ठीक है, होप दैट मैं ये आशा करके चल रहा हूं कि आपको ये पता होगा कि इन क्या होता है, ऑफ क्या होता है। द की ऑफ द लॉक इज, द की ऑफ द लॉक इज नॉट माइन, नॉट माइन। ठीक है, अब समझो, यहाँ पर ऑफ दिख रहा है, बोले जी सर। यहाँ पर इन दिख रहा है, बोले जी सर। यहाँ पर ऑन दिख रहा है, बोले जी सर। समझो ध्यान से, ठीक है, समझोगे। यहाँ पर इन तो है, यहाँ इन तो है, लेकिन सर प्रॉब्लम, देयर इज ए प्रॉब्लम। व्हाट सर? तो सर ये इन तो है अपने आप में, ये इन तो है, बस जी सर इन तो है, लेकिन ये इन इस लिव का रिलेशन, इस लिव वर्ब का रिलेशन किससे बता रहा है? हाउस। ये कहाँ रहती है? वो हाउस में रहती है। और हाउस कैसा है? रेंटेड है। तो ये एडजेक्टिव हो गया, ये आप जानते हो आर्टिकल, इसको अलग से बताएंगे। आई क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। यहाँ भी देखो, शी परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज, ऑन कहाँ परफॉर्म की? स्टेज पर। या तो परफॉर्म का रिलेशन स्टेज से, तो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ने का काम, रिलेट करने का, कनेक्ट करने का काम, कनेक्ट नहीं बोल रहा है, रिलेट करने का काम। ये रिलेटिंग वर्ड है, ये रिलेट करता है एक वर्ड को दूसरे वर्ड से। अगर एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिलेट किया जा रहा है तो वो अपने आप में प्रीपोजिशन होगा। क्या होगा? प्रीपोजिशन। यहाँ भी द की ऑफ द लुक, यहाँ को नाउन से कर रहा है, यहाँ नाउन को नाउन से रिलेट कर रहा है, हाँ या ना? नाउन को नाउन से रिलेट कर रहा है, और अगर नाउन को नाउन से रिलेट का करने का काम कर रहा है, यहाँ भी रिलेटिंग वर्ड। तो प्रीपोजिशन इज नथिंग एल्स, ये रिलेट करने का काम करता है, शब्दों को किसी अन्य शब्द से रिलेट करता है। ठीक है, अभी मैं डिटेल्स में बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ। तो प्रीपोजिशन का एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी केस आएगा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ये नोट कर लेंगे, आगे के क्लासेस में बहुत मदद करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सर आपके पास कंजंक्शन। कंजंक्शन, ठीक है, ठीक है सर। कंजंक्शन, कंजंक्शन दो शब्दों से अपने आप से मिला है सर। एक वर्ड है कन, कंजंक्ट, समझो। कंजंक्ट का मतलब होता है कनेक्ट। क्या होता है? कनेक्ट। तो कोई भी वर्ड, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से, या एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से, एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से कनेक्ट करने का काम करे, दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन। जैसे हम बोले राम एंड श्याम, जैसे कि हम बोले राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम में राम एक आदमी, श्याम एक आदमी, एंड से जोड़ रहे हैं। तो अगर ऐसा कर रहे हैं, अगर ऐसा कर रहे हैं, अगर ऐसा कर रहे हैं, तो एंड जोड़ने वाला काम कर रहा है, बोले जी सर। और अगर एंड जोड़ने वाला काम कर रहा है तो दैट मीन्स कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक है सर, कि जो भी जोड़ने का काम करेगा कंजंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंजंक्शन। एक और देख लो, ठीक है, ही इज रिच बट नॉट हैप्पी, वह अमीर है पर खुश नहीं। रिच को किससे जोड़ रहा है? हैप्पी से। कौन? बट। तो बट अपने आप में क्या है? कंजंक्शन। तो कंजंक्शन इज नथिंग एल्स, ये सिर्फ जोड़ने का काम करता है। ये क्या काम करता है? जोड़ने का। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, और लास्ट में आपके पास जो आता है दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। क्या आता है?
इंटरजेक्शन। आप सर इंटरजेक्शन किसे बोलते हैं? और इंटरजेक्शन तो पढ़ना भी नहीं होता, बिल्कुल नहीं पढ़ना होता, लेकिन कभी कभी इसकी नीड हो जाती है। तो सर कैसे? कभी कभी इंटरजेक्शन की नीड हो जाती है, सर कैसे? इंटरजेक्शन को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी होते हैं लाइफ में, आप कितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़, चाहे कोई भी पढ़ लो, डजेंट मैटर, बट पार्ट्स ऑफ स्पीच कभी भी, ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। कोई भी वर्ड हो, लाइफ का कोई भी वर्ड चिल्ला लो, गाली दे दो, चिल्ला लो, ठीक है, सडन फीलिंग निकाल लो, ठीक है, लेकिन कोई भी वर्ड इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से बाहर नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा। कोई हिप्पी फुर्रे बोल रहा है, इंटरजेक्शन। कोई गाली दे रहा है, कुछ है, तो इंटरजेक्शन नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन से बाहर कोई भी वर्ड नहीं जाता, कोई भी वर्ड नहीं। और जब इंटरजेक्शन की बात करते हैं तो इंटरजेक्शन इज नथिंग एल्स, इसी को बोला जाता है, इंटरजेक्शन को ही बोला जाता है सडन फीलिंग। क्या बोला जाता है? सडन फीलिंग। जब आप कुछ कोई चीज सडन फील करते हो, दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन, सडन फीलिंग बोला जाता है। अब सर सडन फीलिंग तो समझ में आया कि व्हाट इज सडन फीलिंग, होता क्या है, बट इंटरजेक्शन सडन फीलिंग कैसे होता है? आप मान लो कि 120 के जा रहे हो रोड पर, और 120 के स्पीड से कोई लहरिया कट मारते, हमारे बिहार में चलता है लहरिया कट, मारते हुए निकल गया, आपके मुंह से निकल जाता है प्रवचन। अरे नहीं, वो वाला नहीं, अच्छा वाला। तो जो प्रवचन आपके मुंह से निकला वो आपने जानकर नहीं दिया, आपके बगल से निकलने के कारण सडन आपके मुंह से निकल गया। लड़कियां रही तो घर में जाकर मान लीजिए खाना बना रही है, ठीक है, और कॉकरोच निकल गया, खैर कॉकरोच के बारे में नहीं बोलेंगे, छिपकली। भाई जेनजी के लिए मेरा रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गया है जब से प्रोटेस्ट हुआ। वो काम जो कोई आज तक नहीं करवा पाया वो जेनजी करवा कर दिखा दी, ठीक है, खैर हटते हैं। तो आप समझिए सिंपल सी बात को, घर में कोई छिपकली निकलेगा, छिपकली निकला, अब वो लड़कियां चिल्लाकर एक साइड चले जाती है, मम्मी रे पापा रे। तो इस तरह की चीजें जो वो चिल्ला रही है वो जानकर नहीं कर रही, ये सडन फीलिंग है। और सडन फीलिंग कोई भी निकले उसे क्या कहा जाएगा? इंटरजेक्शन कहा जाएगा। यहां तक होप दैट सारी बातें क्लियर होंगी, बेसिक्स क्लियर है ये आपका। अब हम नेक्स्ट क्लास से एक एक टॉपिक को उठाएंगे और डील करना शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से, कि सर सेंटेंस क्या होता है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट कैसे आता है, सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कितने टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, अगर 2 वर्ड सब्जेक्ट में आ गया तो मेन सब्जेक्ट किसको मानेंगे, किस कंडीशन में सब्जेक्ट बदलेगा, सारी चीजों को हम अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो जानने के लिए, अगले क्लास में सीखने के लिए, समझने के लिए यथार्थ क्लासेस के साथ बने रहे, जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ आपको मिलने वाला है आपके एग्जाम से रिलेटेड। मिलेंगे फिर, थैंक यू, धन्यवाद।